फहीम एसएससी में स्वागत है। इस वीडियो में हम कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री को देखेंगे। एक बार देख लीजिए, फिर पढ़ने का जरूरत नहीं। जिसमें सभी टॉपिक को क्रमबद्ध तरीके से कवर किया गया है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे यूरोप की अलग अलग ताकतें हिंदुस्तान आईं, और इसे हम रटेंगे नहीं बल्कि एक कहानी की तरह समझेंगे, साल दर साल। बिल्कुल। और इसमें दो बहुत जरूरी क्रम हैं जो एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं और जहां लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं। हाँ, एक है कंपनियों के भारत आने का क्रम और दूसरा है उनके स्थापना का क्रम। तो पहले कंपनियों की स्थापना का क्रम देख लेते हैं। सबसे पहले पुर्तगीज 1498 में, फिर आए अंग्रेज 1600 में, उनके ठीक बाद डच 1602 में, फिर डेनिश 1616 और आखिर में फ्रांसीसी 1664। ये तो सीधा साधा क्रम लगता है। लेकिन असली खेल व्यापारियों के आने के क्रम में है। यहाँ पर यूपीएससी और स्टेट पीएससी मतलब ट्रिक क्वेश्चन बनाते हैं। अच्छा, वो कैसे? देखिए, पुर्तगीज तो सबसे पहले आए, वो ठीक है, लेकिन उनके बाद अंग्रेज नहीं आए। डच आए? हाँ, डच आए। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी बनी तो पहले थी 1600 में, पर डच व्यापारी उनसे पहले भारत पहुंच गए। ये पॉइंट नोट करने वाला है। मतलब टाइमिंग का खेल था पूरा। तो चलिए कहानी के पहले किरदार से शुरू करते हैं, पुर्तगीज। बिल्कुल। साल था 1498। एक नाम जो हम सब ने सुना है, वास्को डी गामा। हाँ, भारत के कालीकट बंदरगाह पर उतरा था। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, इसने तो इतिहास ही बदल दिया। और उसका स्वागत किया कालीकट के राजा जमोरिन ने। यही बात मुझे हमेशा से सोचने पर मजबूर करती है। एक अनजान विदेशी का इतना गर्मजोशी से स्वागत क्यों? ये कोई भोलापन नहीं था, ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक मूव थी। देखिए, उस वक्त मसालों के व्यापार पर अरब व्यापारियों की पूरी मोनोपोली थी। अच्छा, तो जमोरिन उनसे परेशान थे? बहुत ज्यादा। सारा मुनाफा अरब ले जाते थे। तो जमोरिन को वास्को डी गामा में एक नया खिलाड़ी दिखा, एक ऐसा मोहरा जिसे वो अरबों के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते थे। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है वाली बात हो गई। बिल्कुल। लेकिन इस एक कदम ने, इस एक मुलाकात ने यूरोप के लिए भारत के समुद्री व्यापार का दरवाजा हमेशा के लिए खोल दिया। और पुर्तगाली सिर्फ व्यापार करने तो आए नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। 1505 में फ्रांसिस्को डे अल्मीडा को भारत का पहला पुर्तगाली वाइसराय बनाकर भेजा गया, और वो अपने साथ एक बहुत ही आक्रामक पॉलिसी लेकर आए। ब्लू वाटर पॉलिसी? हाँ, या शांत जल की नीति। नाम तो बड़ा शांत है, शांत जल की नीति, पर इसका असली मतलब क्या था? मतलब नाम के ठीक उल्टा था। अल्मीडा का मानना था कि भारत की जमीन पर किले जीतने से कुछ नहीं होगा, असली ताकत समंदर में है। मतलब हिंद महासागर पर कब्जा कर लो। एग्जैक्टली। जिसने हिंद महासागर को कंट्रोल कर लिया, उसने व्यापार को कंट्रोल कर लिया। ये तो आज की जियोपॉलिटिक्स जैसा है। जैसे साउथ चाइना सी में चीन अपनी नेवल डोमिनेंस बनाना चाहता है। बिल्कुल वही सोच थी। लेकिन असली गेम चेंजर अल्मीडा के बाद आया 1509 में। अफोंसो डी अल्बुकर्क। इन्हें पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है ना? हाँ, क्योंकि इनकी सोच अल्मीडा से एक कदम आगे थी। इन्होंने कहा, समंदर तो ठीक है, पर हमें जमीन पर भी एक परमानेंट पॉलिटिकल बेस चाहिए, एक अड्डा। और वो अड्डा बना गोवा 1510 में। बिल्कुल, ये एक टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने बीजापुर की यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया। तो गोवा सिर्फ एक बंदरगाह नहीं था, वो भारत में पुर्तगाल की सत्ता का सिंबल बन गया। हाँ, उनका पॉलिटिकल हेडक्वार्टर्स, जहां से वो पूरे पश्चिमी तट को नियंत्रित करते थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने गोवा में सती प्रथा पर भी रोक लगा दी। अच्छा जी, ये दिखाता है कि वो सिर्फ व्यापारी नहीं थे, वो यहाँ के सामाजिक मामलों में भी दखल दे रहे थे। तो मेम्स के लिए ये एक अच्छा पॉइंट है कि अल्बुकर्क की भूमिका क्या थी। निश्चित रूप से। और इसी नींव पर आगे नीनो डी कुन्हा ने साम्राज्य को और फैलाया। 1534 में बसीन और 1535 में दीव पर कब्जा। तो पश्चिमी तट पर उनकी पकड़ बहुत मजबूत हो गई। बहुत ज्यादा। लेकिन ये सब बाकी यूरोपीय ताकतों से ज्यादा दिन तक छिपा नहीं रह सका। और फिर एंट्री हुई डचों की। सही। 1605 में डचों ने अपना पहला कारखाना मसूलीपट्टनम में लगाया, पर उनकी बिजनेस स्ट्रेटजी पुर्तगालियों से एकदम अलग थी। कैसे अलग थी? आए तो वो भी मसालों के लिए थे। हाँ, पर उनका मुख्य ध्यान भारत पर नहीं, इंडोनेशिया के मसाला द्वीपों पर था। भारत उनके लिए एक तरह का सोर्सिंग हब था। मतलब वो यहाँ से सूती कपड़ा खरीदते थे, जिसकी इंडोनेशिया में बहुत मांग थी, और फिर उस कपड़े के बदले में इंडोनेशिया से मसाले खरीदते थे। अरे वाह,
ये तो एक त्रिकोणीय व्यापार, एक ट्रायंगुलर ट्रेड हो गया। हाँ, बहुत ही स्मार्ट बिजनेस स्ट्रैटेजी थी। और उनका जो मुख्यालय था पुलिकट, वहां वो पगोड़ा नाम के सोने के सिक्के भी ढालते थे। अपनी खुद की करेंसी। हाँ, ये तो उनकी इकोनॉमिक ऑटोनॉमी का प्रतीक था। बिल्कुल। लेकिन भारत की राजनीति में उनकी दाल ज्यादा गली नहीं। 1759 में हुआ बेदरा का युद्ध, अंग्रेजों और डचों के बीच। हाँ, और इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत ने भारत में डचों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और यहीं से कहानी के सबसे बड़े खिलाड़ी की एंट्री होती है, द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो व्यापारी बनकर आई और 200 साल हुकूमत कर गई। इनकी कहानी शुरू होती है 1600 से, जब महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इन्हें एक रॉयल चार्टर दिया। और उस चार्टर का मतलब समझना बहुत जरूरी है। वो सिर्फ एक लाइसेंस नहीं था, वो इंग्लैंड की तरफ से पूर्व में व्यापार करने का एक अधिकार था, मोनोपोली। मतलब इंग्लैंड की कोई और कंपनी इन्हें चैलेंज नहीं कर सकती थी। हाँ, तो ये एक प्राइवेट कंपनी थी जिसे स्टेट का पूरा सपोर्ट था। यही इनका सबसे बड़ा एडवांटेज था। और भारत में पैर जमाने के लिए उन्होंने सीधे मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में दस्तक दी। जी, 1609 में विलियम हॉकिंस पहुंचे। कहते हैं वो तुर्की भाषा बहुत अच्छी जानते थे, जिससे जहांगीर काफी इम्प्रेस हुआ। ये सॉफ्ट डिप्लोमेसी थी। हाँ, पर असली कामयाबी मिली 1615 में, जब सर थॉमस रो आए। इन दोनों में क्या फर्क था? बहुत बड़ा फर्क था। हॉकिंस एक व्यापारी की तरह अनुमति मांगने गए थे, जबकि सर थॉमस रो जेम्स प्रथम के ऑफिशियल एम्बेसडर बनकर एक बराबरी के स्तर पर बात करने आए थे। वो रियायतें नहीं, अधिकार मांगने आए थे। और यहीं से भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ी। हाँ, लेकिन ये सब रातों रात नहीं हुआ। उनकी पहली फैक्ट्री की कहानी ही उनके धैर्य को दिखाती है। अच्छा। 1608 में सूरत में कोशिश की, नाकाम रहे। फिर 1611 में मसूलीपट्टनम में एक टेम्पररी कारखाना खोला और आखिर में 1613 में जाकर उन्हें सूरत में स्थायी कारखाना बनाने की इजाजत मिली। 5 साल लग गए। मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वालों के लिए भी इसमें एक सीख है। पहली बार में सफलता ना मिले तो प्रयास करते रहना है। बिल्कुल। अच्छा, इस रेस में 2 और छोटे खिलाड़ी भी थे, डेनिश और फ्रांसीसी। हाँ, डेनिश तो ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। 1620 में त्रांकेबार और 1676 में सेरामपुर में उनकी बस्तियां थीं, पर उनका ध्यान व्यापार से ज्यादा ईसाई मिशनरी गतिविधियों पर था। तो वो बड़ी पॉलिटिकल पावर नहीं बन पाई। साथ उनकी कंपनी थी कंपनी दिस इंडियस ओरिएंटल्स। जी, और यहीं पर अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच का वो बुनियादी फर्क है जिसने आगे चलकर सब कुछ तय कर दिया। वो फर्क क्या था? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी। हाँ। और फ्रांसीसी कंपनी एक सरकारी कंपनी थी। उसे राजा लुईस 14 के मंत्री कोलबर्ट ने बनवाया था। अच्छा, तो एक तरफ थी मुनाफे के लिए भूखी प्राइवेट कंपनी और दूसरी तरफ एक सरकारी कंपनी। हाँ, इसका असर ये हुआ कि फ्रांसीसी कंपनी में हर छोटे बड़े फैसले के लिए पेरिस से इजाजत का इंतजार करना पड़ता था। मतलब फैसले लेने में बहुत देरी होती थी। बहुत ज्यादा। जबकि अंग्रेज कमांडर मैदान में हालात के हिसाब से तुरंत फैसला ले सकता था। और युद्ध के मैदान में तो यही देरी हार जीत तय कर देती है। बिल्कुल। फ्रांसीसियों के भी अपनी शुरुआत सूरत से ही की 1668 में, लेकिन उनका असली शक्ति का केंद्र बना पुदुचेरी 1674 में। जैसे अंग्रेजों के लिए कलकत्ता और बॉम्बे थे, वैसे ही फ्रांसीसियों के लिए पुदुचेरी था उनका सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक बेस। तो अब तक 18वीं सदी की शुरुआत तक डच और डेनिश तो लगभग इस बड़ी लड़ाई से बाहर हो चुके थे और पुर्तगाली सिर्फ गोवा तक सिमट कर रह गए थे। यानी अब मैदान में सिर्फ 2 बड़ी ताकतें बची थीं, अंग्रेज और फ्रांसीसी। और दोनों का लक्ष्य एक ही था, भारत पर वर्चस्व। भारत पर कब्जा करने के लिए अंग्रेजों को पहले बाकी खिलाड़ियों को बोर्ड से हटाना था। उनकी स्ट्रैटेजी एकदम साफ थी, पहले यूरोपियन कॉम्पिटिटर्स को बाहर करो, फिर भारतीय रियासतों से एक एक करके निपटो। और ये बोर्ड साफ करने की शुरुआत तो उन्होंने बहुत पहले ही कर दी थी। 1612 में स्वाली के युद्ध में पुर्तगालियों को हराया। ये एक बड़ी बात थी क्योंकि उस वक्त समंदर पर पुर्तगालियों का दबदबा था। इस एक जीत ने उनका ये भ्रम तोड़ दिया। फिर कहानी सीधे 1759 पर आती है, चिंसुरा का युद्ध, जहां उन्होंने डचों को हराया। हाँ, और उसके बाद भारत में डचों का कोई खास असर नहीं बचा। लेकिन असली और सबसे बड़ी टक्कर तो फ्रांसीसियों से थी। दोनों ताकतें दुनिया भर में एक दूसरे से लड़ रही थी और भारत उसका एक अहम अखाड़ा बन गया। इसी को हम कर्नाटक युद्धों के नाम से जानते हैं।
अच्छा, तो ये लड़ाई भारत की जमीन पर भारतीय राजाओं के नाम पर लड़ी जा रही थी, लेकिन दुश्मनी पूरी तरह से यूरोपियन थी। बिल्कुल, एक तरह का प्रॉक्सी वॉर। पहला कर्नाटक युद्ध जो 1746 से 48 तक चला, वो तो सीधे सीधे यूरोप में चल रहे ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन का नतीजा था। जैसे ही वहां एक्सला शापेल की संधि हुई, यहां भी लड़ाई रुक गई। मतलब भारत में क्या होगा ये यूरोप में तय हो रहा था। हाँ, उस पहले युद्ध का कोई खास नतीजा नहीं निकला, वो बस एक दूसरे की ताकत का अंदाजा लेने जैसा था। असली खेल तो दूसरे युद्ध में शुरू हुआ, जब दोनों ने हैदराबाद और कर्नाटक के सिंहासन के लिए अपने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए। यहीं पर एक बात साफ हो गई जो आगे चलकर बहुत अहम साबित हुई। क्या? कि यूरोपियन तरीके से ट्रेनिंग पाई एक छोटी सी अनुशासित सेना भारत की बड़ी बड़ी सेनाओं पर भारी पड़ सकती थी। ये तो भारतीय शासकों के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी रही होगी। बिल्कुल, लेकिन इसे ज्यादातर लोगों ने नजरअंदाज कर दिया, और इसी का नतीजा हमें तीसरे और आखिरी कर्नाटक युद्ध में देखने को मिला। इसका सबसे निर्णायक पल था 1760 का वॉन्डीवॉश का युद्ध। इस एक लड़ाई ने सब कुछ तय कर दिया। सर आयर कूट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने फ्रांसीसियों को ऐसी हार दी कि वो फिर कभी खड़े नहीं हो पाए। तो वॉन्डीवॉश के बाद फ्रांसीसी बस पौंडीचेरी जैसे कुछ इलाकों तक सिमट कर रह गए। मतलब अब मैदान में सिर्फ एक यूरोपियन खिलाड़ी बचा था, ईस्ट इंडिया कंपनी। हाँ, और अब वो अपना पूरा ध्यान भारतीय रियासतों पर लगा सकते थे। लेकिन प्रतिद्वंदियों को हराने के साथ साथ वो एक और काम चुपचाप कर रहे थे, भारत में अपनी जड़ें जमाना। और यहाँ से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। ये सिर्फ व्यापार की कोठियां नहीं बना रहे थे, ये किले बना रहे थे। 1639 में फ्रांसिस डे नाम के एक अंग्रेज ने चंद्रगिरी के राजा से जमीन का एक टुकड़ा पट्टे पर लिया, जिसे आज हम मद्रास कहते हैं, और वहां उन्होंने बनाया फोर्ट सेंट जॉर्ज। ये कोई मामूली घटना नहीं थी। हाँ। देखिए, जमीन खरीदना एक बात है, हाँ। लेकिन उस पर किला बनाना दूसरी। ये साफ संकेत था कि कंपनियां लंबे समय तक टिकने का इरादा रखती है। वो अब सिर्फ व्यापारी नहीं थे, वो एक क्षेत्रीय ताकत बन रहे थे। अच्छा, इसके बाद जो हुआ वो तो किसी फिल्मी कहानी जैसा लगता है। 1661 में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय की शादी पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होती है, और उन्हें दहेज में भारत का एक द्वीप मिल जाता है, मुंबई। ये सोचने में भी अजीब लगता है ना? भारत का एक हिस्सा यूरोप के दो शाही परिवारों के बीच शादी के तोहफे के तौर पर दिया जा रहा है। बाद में राजा ने उस द्वीप को सिर्फ 10 पाउंड सालाना के किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। और फिर उन्होंने पूर्वी तट पर भी अपनी पकड़ मजबूत की। लेकिन किलों को चलाने और सेना रखने के लिए पैसा चाहिए, बहुत सारा पैसा। और 18वीं सदी के भारत में बेशुमार दौलत का एक ही ठिकाना था, बंगाल। बिल्कुल सही। तो उनकी नजर बंगाल पर पड़ी, और इस टकराव की जड़ थी 1717 के एक शाही आदेश में, जिसे मुगल बादशाह फर्रुखसियर का सुनहरा फरमान कहा जाता है। इस फरमान ने कंपनी को बंगाल में बिना टैक्स दिए व्यापार करने की छूट दे दी थी। इससे तो बंगाल के नवाब को सीधे सीधे राजस्व का नुकसान हो रहा होगा। भारी नुकसान। और मामला सिर्फ इतना नहीं था, कंपनी के कर्मचारी इस टैक्स फ्री पास का इस्तेमाल अपने निजी व्यापार के लिए भी कर रहे थे, जिससे बंगाल के स्थानीय व्यापारियों को भी नुकसान हो रहा था। तो ये व्यवस्था एक टिक टिक करते टाइम बॉम्ब की तरह थी। और ये बॉम्ब फटा 1756 में, जब सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। वो कंपनी की मनमानी को और बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने कंपनी को किलेबंदी रोकने और कायदे से टैक्स चुकाने को कहा। जब कंपनी ने आनाकानी की तो उन्होंने कलकत्ता पर हमला कर दिया। यहीं पर वो कालकोठी की घटना यानी ब्लैक होल ट्रेजेडी का जिक्र आता है, जिसमें कहा गया कि नवाब ने कई अंग्रेज कैदियों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया था। हालांकि इतिहासकारों में इस घटना की सच्चाई को लेकर मतभेद हैं, लेकिन अंग्रेजों ने इसे अपने प्रोपेगेंडा के लिए खूब इस्तेमाल किया। और इसी घटना को बहाना बनाकर रॉबर्ट क्लाइव मद्रास से एक सेना लेकर कलकत्ता पहुंचा, जिसके बाद हुआ भारतीय इतिहास का सबसे बदनाम युद्ध, 23 जून 1757, प्लासी का युद्ध। इसे युद्ध कहना भी शायद सही नहीं होगा। ये एक लड़ाई से ज्यादा एक सौदा था, एक धोखा। क्लाइव ने नवाब के सेनापति मीर जाफर, बैंकर जगत सेठ और राय दुर्लभ जैसे बड़े लोगों को नवाब बनाने का लालच देकर अपनी तरफ मिला लिया था। तो सिराजुद्दौला की हार तो पहले से ही तय थी। बिल्कुल। प्लासी की जीत ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का असली मालिक बना दिया। उन्हें मीर जाफर के रूप में एक कठपुतली नवाब मिल गया, और सबसे बड़ी चीज मिली बंगाल का असीमित खजाना। और इसी पैसे का इस्तेमाल उन्होंने अपनी सेना को और बड़ा और मजबूत बनाने में किया।
लेकिन मीर कासिम, जिसे मीर जाफर के बाद नवाब बनाया गया, वो इस कठपुतली के खेल से खुश नहीं थे। उन्होंने कंपनी पर लगाम कसने की कोशिश की और इसका नतीजा हुआ एक और युद्ध, बक्सर का युद्ध, 22 अक्टूबर 1764। यहाँ पर एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। अगर प्लासी एक धोखा था, तो बक्सर एक असली सैन्य जीत थी। यहां कोई साजिश नहीं थी। एक तरफ कंपनी की छोटी मगर अनुशासित सेना और दूसरी तरफ 3 बड़ी भारतीय शक्तियों की मिलीजुली फौज, बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और खुद मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। और इस लड़ाई में कंपनी जीत गई। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब बहुत गहरा था। प्लासी ने उन्हें बंगाल का खजाना दिया था, लेकिन बक्सर ने उन्हें लेजिटिमेसी यानी वैधता दी। जब आप मुगल सम्राट को ही हरा देते हैं तो आप सिर्फ एक व्यापारी कंपनी नहीं रह जाते, आप एक शासक बन जाते हैं। और इसी जीत के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई और बंगाल में द्वैध शासन यानी ड्यूल गवर्नमेंट की शुरुआत हुई। ये क्या था? ये एक बहुत ही चालाकी भरी व्यवस्था थी। इसका मतलब था दीवानी यानी टैक्स वसूलने का अधिकार और पैसा वो रहेगा कंपनी के पास, और निजामत यानी प्रशासन, कानून व्यवस्था, वो सब जिम्मेदारी रहेगी नवाब के पास। मतलब सारी कमाई कंपनी की और सारी जिम्मेदारी नवाब की। में से एक था। हैदर अली एक आम सैनिक से अपनी काबिलियत के दम पर शासक बने थे। उन्होंने 4 आंग्ल मैसूर युद्धों में अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी। तो इस कहानी का पहला अध्याय क्या था? पहला युद्ध 1767 से 69 वो अंग्रेजों के लिए एक झटके जैसा था। हैदर अली उन पर इतने भारी पड़े कि उन्हें मद्रास तक खदेड़ दिया और अपनी शर्तों पर मद्रास की संधि करने पर मजबूर किया। दूसरे युद्ध के दौरान हैदर अली की मौत हो गई, लेकिन उनके बेटे टीपू सुल्तान ने कमान संभाल ली। टीपू सुल्तान का नाम तो आज भी बहुत सम्मान से लिया जाता है। उन्हें शेर मैसूर भी कहते हैं। और वो सच में एक शेर थे, एक दूरदर्शी शासक। उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरणा लेकर अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया और वो जैकोबिन क्लब के सदस्य भी बने। यही बात अंग्रेजों को सबसे ज्यादा खटकती थी। उन्हें टीपू में एक ऐसा दुश्मन दिखता था जो फ्रांसीसियों के साथ मिलकर उन्हें भारत से निकाल सकता था। तो उन्होंने इस खतरे को खत्म करने की ठानी। हाँ, तीसरे युद्ध में उन्होंने टीपू को हराया और उन पर एक अपमानजनक श्रीरंगपट्टनम की संधि थोपी। और आखिरकार चौथे युद्ध में 1799 में अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। टीपू की मौत के साथ ही दक्षिण में अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ी चुनौती खत्म हो गई। इसी दौर में एक और चीज शुरू हुई, सहायक संधि, सब्सिडरी अलायंस। ये क्या थी? सहायक संधि एक तरह का मीठा जहर थी। इसे लॉर्ड वेलेजली ने शुरू किया था। यह किसी माफिया के प्रोटेक्शन रैकेट की तरह थी। अंग्रेज किसी राजा के पास जाके कहते, आपकी सुरक्षा को खतरा है, हम अपनी सेना आपकी राजधानी में रखेंगे, बस आपको उसका खर्च उठाना होगा। लेकिन इसमें राजा का क्या नुकसान था? उन्हें तो सुरक्षा मिल रही थी। नुकसान ये था कि एक बार ब्रिटिश सेना राज्य में आ गई तो वो राजा अपनी इजाजत के बिना किसी दूसरे राज्य से संधि या युद्ध नहीं कर सकता था। धीरे धीरे वो अपनी आजादी खो बैठता था। 1798 में हैदराबाद इसे स्वीकार करने वाला पहला राज्य बना। तो अब बंगाल और दक्षिण दोनों अंग्रेजों के कब्जे में थे। अब बची उत्तर पश्चिम की बड़ी ताकत, सिख साम्राज्य। जब तक महाराजा रंजीत सिंह जिंदा थे, अंग्रेजों की पंजाब की तरफ आंख उठा के देखने की भी हिम्मत नहीं हुई। 1809 की अमृतसर की संधि ने सतलुज नदी को दोनों साम्राज्यों के बीच की सीमा तय कर दिया था। लेकिन 1839 में रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद हालात बदल गए। उनकी मृत्यु के बाद सिख साम्राज्य में आंतरिक कलह और साजिशों का दौर शुरू हो गया, और ये अंग्रेजों के लिए एक सुनहरा मौका था। उन्होंने हमेशा से भारतीय शासकों की आपसी फूट का फायदा उठाया था। और इसी का नतीजा थे 2 आंग्ल सिख युद्ध। पहले युद्ध 1845-46 में सिखों की हार हुई और उन्हें लाहौर की संधि करनी पड़ी। और फिर दूसरे युद्ध के बाद तो लॉर्ड डलहौजी ने पूरे पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। हाँ, सिंध को वो पहले ही 1843 में हड़प चुके थे। तो आप देखिए कैसे लगभग 150 सालों में एक व्यापारिक कंपनी ने कूटनीति, साजिश और सैन्य ताकत का इस्तेमाल करके पूरे उपमहाद्वीप को अपने काबू में कर लिया। आज का टॉपिक है 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र, मतलब उनके नेता कौन थे और इस विद्रोह से जुड़े जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं। हाँ, चलिए इसे बिल्कुल क्रम से समझते हैं। हाँ, और इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम एक एक केंद्र को देखें, वहां के नेतृत्व को समझें और जानें कि वहां अंग्रेजों की तरफ से किसने विद्रोह को दबाया। ये मैच द फॉलोइंग वाले सवालों के लिए तो बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल।
तो चलिए शुरू करते हैं दिल्ली से। हाँ, तारीख थी 11 मई 1857। यहाँ प्रतीकात्मक नेतृत्व तो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के पास था, लेकिन असल सैन्य कमान जनरल बख्त खां के हाथों में थी। और देखिए, दिल्ली पर कब्जा करना विद्रोहियों के लिए एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत थी। ताकत लगा दी। यहाँ विद्रोह को दबाने वाले मुख्य अंग्रेज अधिकारी थे निकलसन और हडसन। अच्छा। निकलसन इस लड़ाई में मारा भी गया था। ओहो। और इस घटना का जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हुआ वो ये था कि मुगल शासन का अंत हमेशा के लिए हो गया। सही बात है। दिल्ली के बाद क्रांति की आग पहुंची कानपुर, 5 जून 1857। यहाँ नेतृत्व कर रहे थे नाना साहब और उनके सेनापति तात्या टोपे। हाँ, नाना साहब जो अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, उनकी पेंशन अंग्रेजों ने बंद कर दी थी। अच्छा। ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की जो नीति थी उसका एक बहुत बड़ा परिणाम था। कानपुर में विद्रोह का दमन कैम्बल और हैवलॉक ने किया। अब चलते हैं लखनऊ। 4 जून 1857। यहां मोर्चा संभाल रखा था बेगम हजरत महल ने, जो अपनी छोटे बेटे बिरजिस कादिर को नवाब बनाना चाहती थी। हाँ, और अवध का विलय माने एनेक्सेशन डलहौजी की सबसे विवादित नीतियों में से एक था। इसी वजह से लखनऊ में विद्रोह को आम जनता का भी भरपूर समर्थन मिला। ये दिखाता है कि ये सिर्फ एक सैनिक विद्रोह नहीं था, इसमें जनभागीदारी भी थी। बिल्कुल। यहाँ भी ब्रिटिश कमांडर कैंपेबल थे और हेनरी लॉरेंस थे, जिनकी विद्रोह के दौरान मृत्यु हो गई थी। इसके बाद हम झांसी की बात करते हैं, जिसका जिक्र आते ही रानी लक्ष्मीबाई का नाम याद आता है। यहाँ ब्रिटिश अधिकारी थे यूरोज। झांसी की कहानी भी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से ही जुड़ी है। रानी लक्ष्मीबाई ने असाधारण वीरता दिखाई, जो भारतीय राष्ट्रवाद के लिए एक स्थायी प्रतीक बन गई। उनका संघर्ष ये दिखाता है कि कैसे स्थानीय शासकों ने अपनी संप्रभुता मतलब सॉवरेनिटी बचाने के लिए ये लड़ाई लड़ी। आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद, जिसे आप प्रयागराज कहते हैं, यहाँ 1857 में नेतृत्व मौलवी लियाकत अली ने किया और अंग्रेजों की तरफ से थे कर्नल नील। हाँ। फिर जगदीशपुर, आरा, जहां अगस्त 1857 में 80 साल के कुंवर सिंह ने विद्रोह का झंडा उठाया। कुंवर सिंह का उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है ना? ये दिखाता है कि विद्रोह का आधार कितना व्यापक था, जिसमें हर उम्र के लोग शामिल थे। जगदीशपुर में विद्रोह को विलियम टेलर और विंसेंट आयर ने दबाया। ये सभी नाम प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह बरेली में खान बहादुर खान और फतेहपुर में अजीमुल्ला ने नेतृत्व किया। और भी कई केंद्र थे, जैसे संभलपुर, असम, ग्वालियर। अंततः 20 जून 1858 को ग्वालियर में इस विद्रोह का दमन कर दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा विद्रोह आखिर असफल क्यों हुआ? इसके कारणों को समझना मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत जरूरी है। हाँ, तो असफलता के मुख्य कारण थे, एक तो सीमित क्षेत्रीय विस्तार, यानी ये पूरे भारत में नहीं फैला। सही। दूसरा, सीमित सामाजिक आधार, क्योंकि शिक्षित वर्ग और कई रजवाड़े इससे दूर रहे। तीसरा, नेतृत्व और समन्वय की कमी। और चौथा, विद्रोहियों के पास किसी स्पष्ट राजनैतिक दृष्टिकोण का अभाव था। इन पॉइंट्स को थोड़ा और समझते हैं। जब हम कहते हैं समन्वय की कमी, तो इसका मतलब है कि दिल्ली, कानपुर और लखनऊ के नेताओं के बीच कोई केंद्रीय योजना नहीं थी। अच्छा। सब अपने अपने स्तर पर लड़ रहे थे, जबकि अंग्रेजों के पास एक यूनिफाइड कमांड था और बेहतर कम्युनिकेशन, जैसे टेलीग्राफ। इसी तरह राजनीतिक दृष्टिकोण का अभाव का मतलब है कि विद्रोहियों के पास ये प्लान नहीं था कि अंग्रेजों को हराने के बाद भारत में किस तरह की शासन व्यवस्था होगी। इस क्रांति का सबसे बड़ा और तात्कालिक परिणाम था 1858 का भारत शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी के हाथ में आ गया। ये भारतीय प्रशासन में एक बहुत बड़ा बदलाव था। यहीं से सेक्रेटेरिएट स्टेट फॉर इंडिया का पद बना और भारत में वॉइसराय की नियुक्ति शुरू हुई। इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ये हुआ कि भारत पर ब्रिटिश पकड़ और भी ज्यादा संस्थागत, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड और मजबूत हो गई। अब अंत में इस क्रांति को इतिहासकारों ने कैसे देखा है, इस पर भी बात करते हैं। यहाँ से इंटरव्यू में सवाल बन सकते हैं, जैसे वीडी सावरकर ने इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। बिल्कुल। वहीं डीआर होम्स ने इसे बर्बरता तथा सभ्यता के मध्य युद्ध कहा, जो एक बहुत ही नस्लवादी रेसिस्ट दृष्टिकोण है। डिज़रायली, जो उस समय ब्रिटिश संसद में थे, उन्होंने इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह माना। अच्छा। जबकि जॉन लॉरेंस और सीले जैसे इतिहासकारों ने इसे सिर्फ एक पूर्णतया सिपाही विद्रोह कहा। मक्तों के साथ कुछ महत्वपूर्ण किताबें भी हैं, जैसे एस एन सेन की 1857,
और आरसी मजुमदार की सिपॉय म्यूटनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857। इन किताबों और विचारों को समझना जरूरी है क्योंकि ये हमें 1857 को लेकर अलग अलग दृष्टिकोण देते हैं। कोई एक परिभाषा इस जटिल घटना को पूरी तरह नहीं समझा सकती। मतलब ये सिपाही विद्रोह के रूप में शुरू हुआ, लेकिन जल्द ही इसमें जन विद्रोह के तत्व भी जुड़ गए। भले ही ये विद्रोह असफल रहा, लेकिन इसने भारतीय राष्ट्रवाद के बीज बो दिए, जिसकी फसल हमें आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन के रूप में देखने को मिली। तो चलिए पिछली चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और वन शॉट की इस क्लास में अपने अगले अध्याय पर आते हैं, किसान आंदोलन एवं जनजातीय विद्रोह। ये आधुनिक भारतीय इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम इसे बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यानी साल दर साल समझेंगे, ताकि ये पता चल सके कि कैसे एक घटना ने दूसरी घटना को जन्म दिया और कैसे इन विद्रोहों ने भारत की राजनीति और समाज पर अपनी गहरी छाप छोड़ी। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरू से। ऐसा तो नहीं होगा कि एक दिन सब उठे और उन्होंने विद्रोह का झंडा उठा लिया। यकीनन ये गुस्सा धीरे धीरे पनप रहा होगा। पहला बड़ा नाम आता है सन्यासी विद्रोह का, जो 1760 से 1780 तक चला। सन्यासी विद्रोह, ये तो बड़ा अनोखा नाम है ना? इसके नेता थे कैना सरकार और द्विऊ नारायण। ये बिहार और बंगाल के क्षेत्र में हुआ था। देखिए, ये सन्यासी और फकीर सदियों से तीर्थ यात्राएं करते आ रहे थे, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन तीर्थ यात्राओं पर टैक्स लगा दिया। अच्छा, मतलब जो चीज आस्था से जुड़ी थी उसे कमाई का जरिया बना लिया गया। ठीक यही बात। और सिर्फ टैक्स ही नहीं, उनकी आवाजाही पर भी रोक लगा दी गई। ये उनकी पहचान पर एक तरह से सीधा हमला था। इसके ठीक बाद फकीर विद्रोह का जिक्र आता है 1776-77 में, जिसके नेता मजनून शाह और चिराग अली थे, और ये भी बंगाल में ही केंद्रित था। तो ये शुरुआती विद्रोह इसलिए हुए क्योंकि अंग्रेजों की नीतियां लोगों के रोजमर्रा के जीवन और उनकी आस्था में दखल दे रही थीं। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये शुरुआती विद्रोह क्यों हुए। प्रीलिम्स के लिए नेता और साल जरूरी है, लेकिन मेंस के लिए इसका प्रभाव समझना होगा। इन विद्रोहों ने पहली बार कंपनी शासन को संगठित रूप से चुनौती दी, भले ही वो स्थानीय स्तर पर थी। इसी क्रम में आगे और भी कई विद्रोह दिखते हैं, जैसे चुआर विद्रोह है 1798 का, फिर दक्षिण भारत में पॉलीगारों का विद्रोह जो 1801 से 05 तक चला, और त्रावणकोर में बिलुथम्पी विद्रोह भी था 1808-9 में। ऐसा लगता है कि पूरे भारत में अलग अलग जगहों पर यह असंतोष फैल रहा था। बिल्कुल, ये सब अलग थलग घटनाएं नहीं थीं। इन सब के पीछे का मुख्य कारण था ब्रिटिश हस्तक्षेप, चाहे वो उनकी प्रशासनिक व्यवस्था हो, उनकी कर प्रणाली हो, या फिर स्थानीय रीति रिवाजों में दखलंदाजी हो। हर विद्रोह ने आने वाले विद्रोहों के लिए एक जमीन तैयार की। अब 19वीं सदी में आते हैं, जहां हमें जनजातीय विद्रोहों की एक बहुत लंबी सूची दिखती है। जी। शुरुआत पाइक विद्रोह से होती है 1817 से 25 ओडिशा में। इसके नायक बख्शी जगबंधु थे। फिर पश्चिमी घाट में भील विद्रोह और रामोसी विद्रोह हुए। हाँ, और ये जनजातीय विद्रोह किसान आंदोलनों से थोड़े अलग थे। कैसे? इनकी मुख्य लड़ाई थी जल, जंगल और जमीन पर अपने पारंपरिक अधिकारों को बचाने की। आदिवासियों के लिए यही उनकी दुनिया है, उनकी संस्कृति, उनकी पहचान करने लगे। बस यहीं से इन विद्रोहों की शुरुआत हुई। हाँ, इसी दौर में उत्तर पूर्व में भी काफी हलचल थी। असम में अहोम विद्रोह का जिक्र है 1828 का, और खासी विद्रोह भी। हाँ, 1829 से 35 तक चला था खासी विद्रोह। और मध्य भारत में कोल आंदोलन 1831-32 में बुद्ध भगत के नेतृत्व में हुआ। लेकिन इन सब में सबसे बड़ा और सबसे संगठित विद्रोह था संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह 1855-56 का। जी, सिद्धू और कानू के नेतृत्व में ये विद्रोह झारखंड बंगाल क्षेत्र में हुआ। ये सिर्फ एक विद्रोह नहीं, एक महासंग्राम था। उनका नारा था अबुआ राज, यानी हमारा शासन। मतलब उन्होंने अपनी आजादी का ऐलान कर दिया था। हाँ, और ये ऐलान इतना शक्तिशाली था कि अंग्रेज सरकार हिल गई। इसका दमन तो बहुत क्रूरता से किया गया, लेकिन इसने अंग्रेजों को एक बहुत बड़ा सबक सिखाया। उन्हें समझ आ गया कि आदिवासी मामलों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मतलब इन विद्रोहों ने ब्रिटिश सरकार को अपनी नीतियों पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर किया। निश्चित रूप से। इसी विद्रोह के बाद सरकार को संथाल परगना नाम से एक अलग प्रशासनिक इकाई बनानी पड़ी। ये इसका बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट था।
ये विद्रोह भले ही सफल न हुए हों, लेकिन इन्होंने औपनिवेशिक शासन की नींव को हिलाकर रख दिया। तो फिर 1857 की क्रांति हुई जिसने पूरे भारत को हिला दिया। उसके बाद आंदोलनों का तरीका थोड़ा बदलता हुआ दिखता है। जमीन आसमान का फर्क आ गया। जैसे बंगाल का नील आंदोलन 1859-60 में दिगंबर बिश्वास के नेतृत्व में। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ था। इस आंदोलन में पहली बार शिक्षित मध्य वर्ग ने किसानों का साथ दिया और अखबारों में उनके पक्ष में लिखा। अच्छा। यह आंदोलन काफी हद तक सफल रहा और सरकार को नील आयोग का गठन करना पड़ा। यहाँ से किसानों की लड़ाई सिर्फ हिंसक विद्रोह तक सीमित नहीं रही, बल्कि कानूनी और वैचारिक भी हो गई। इसी तरह का पैटर्न हमें पावना विद्रोह और दक्कन विद्रोह में भी दिखता है, जहाँ किसान बढ़े हुए लगान और साहूकारों के खिलाफ खड़े हुए। सही कहा। पावना विद्रोह जो 1873 से 76 तक चला, उसमें किसानों ने लीगल रेजिस्टेंस का रास्ता अपनाया। उन्होंने एक नारा दिया था, हम सिर्फ महारानी के रैयत रहना चाहते हैं। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि उनका मुख्य उद्देश्य जमींदारों के शोषण से मुक्ति पाना था, न कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना। फिर 20वीं सदी में महात्मा गांधी भारतीय राजनीति में आए और उन्होंने किसान आंदोलनों को एक नई दिशा दी। सबसे पहले नाम आता है चंपारण सत्याग्रह का 1917 में। चंपारण बिहार में गांधी जी ने नील किसानों के 3 कठिया प्रणाली के शोषण के खिलाफ भारत में अपना पहला सत्याग्रह किया। ये पूरी तरह सफल रहा और इसने गांधी जी को एक राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित कर दिया। और अगर हम कॉज एंड इफेक्ट देखें तो चंपारण की सफलता ने ही खेड़ा सत्याग्रह और बाद में बारडोली सत्याग्रह की नींव रखी। बिल्कुल। खेड़ा 1918 में हुआ और बारडोली सत्याग्रह 1928 में, जिसमें वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली। वो भी लगान वृद्धि के खिलाफ था, यानी मुद्दा वही पुराना था, लेकिन अब संघर्ष का तरीका गांधीवादी था, अहिंसक और संगठित। इसी दौर में किसान अपने संगठन भी बनाने लगे थे। हाँ, जैसे 1918 में गौरी शंकर मिश्र और इंद्र नारायण द्विवेदी ने उत्तर प्रदेश किसान सभा बनाई। फिर 1920 में बाबा रामचंद्र ने अवध किसान सभा का गठन किया। ये संगठन किसानों को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने का एक माध्यम बने। लेकिन सारे आंदोलन अहिंसक नहीं थे। केरल का मोपला विद्रोह तो काफी हिंसक हो गया था। हाँ, मोपला विद्रोह जो 1920-22 में हुआ, उसकी शुरुआत तो जमींदारी शोषण के खिलाफ ही हुई थी, लेकिन बाद में उसने एक सांप्रदायिक रंग ले लिया। ऐसा क्यों हुआ? वहाँ एक सामाजिक समीकरण था। ज्यादातर जमींदार हिंदू थे और काश्तकार यानी मोपला मुस्लिम थे। जब अंग्रेजों का दमन बहुत ज्यादा बढ़ गया तो आंदोलन अपने रास्ते से भटक गया, और जैसे ही ये हुआ, ये राष्ट्रीय आंदोलन से अलग थलग पड़ गया। ये हमें सिखाता है कि किसी भी आंदोलन की सफलता उसके नेतृत्व और दिशा पर बहुत निर्भर करती है। तो आजादी के करीब आते आते ये किसान आंदोलन और भी संगठित हो गए। बिहार किसान सभा का गठन हुआ 1929 में। जी, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया, जो बाद में अखिल भारतीय किसान सभा के एक प्रमुख नेता बने। ये किसान आंदोलनों के इंस्टीट्यूशनलाइजेशन मतलब संस्थागत होने का दौर था। मतलब अब मांगे सिर्फ लगान माफी तक सीमित नहीं थी। नहीं, अब मांगे थी जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार जैसे बड़े मुद्दों पर। और आजादी से ठीक पहले बंगाल में तिभागा आंदोलन हुआ 1946 में। हाँ, जिसकी मांग थी कि फसल का 2/3 हिस्सा यानी तिभागा बटाईदार किसानों को मिले। तिभागा आंदोलन ने आजादी के बाद होने वाले भूमि सुधारों की दिशा तय करने में एक बहुत अहम भूमिका निभाई। यह दिखाता है कि कैसे स्वतंत्रता संग्राम के साथ साथ एक सामाजिक आर्थिक संघर्ष भी चल रहा था, जिसने आजाद भारत की नीतियों को गहराई से प्रभावित किया। तो आज की इस विस्तृत चर्चा से एक बात तो साफ है, 18वीं सदी के बिखरे हुए विद्रोहों से लेकर 20वीं सदी के संगठित किसान सत्याग्रहों तक ये एक निरंतर चलने वाला संघर्ष था। इन आंदोलनों ने न केवल ब्रिटिश शासन को चुनौती दी, बल्कि आजाद भारत के लिए सामाजिक और आर्थिक न्याय के एजेंडे को भी आकार दिया। आज का हमारा विषय है 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन और भारत में प्रेस एवं शिक्षा का विकास। चलिए शुरुआत करते हैं सुधारवादी आंदोलनों से, और सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण नाम है राजा राममोहन रॉय। उनका जन्म 1772 में बंगाल में हुआ और उन्हें अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दी थी। हाँ, और उन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक और आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है। आधुनिक भारत का पिता, ये बहुत बड़ा टाइटल है। उन्हें ऐसा क्यों कहा जाता है?
देखिए, उन्हें ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने तार्किकता मतलब रैशनलिज्म और आधुनिक सोच को भारतीय समाज की कुरीतियों के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। जैसे कि सती प्रथा। बिल्कुल, उन्होंने परंपराओं पर आंख बंद करके विश्वास करने की जगह उन्हें तर्क की कसौटी पर कसने की बात की। ये उस समय के लिए एक बहुत ही रेडिकल सोच थी। और उन्होंने अपने विचारों को फैलाने के लिए पत्रिकाओं का भी इस्तेमाल किया। संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार और तोहफतुल मुवहिदीन। जी, उनका निधन 1833 में ब्रिस्टल में हुआ था। उन्होंने कई महत्वपूर्ण संस्थाओं की भी स्थापना की। चलिए उन्हें एक क्रम से देखते हैं, क्योंकि ये क्रोनोलॉजी एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, जरूर। सबसे पहले 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना, फिर 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना, और उसके बाद 1825 में वेदांत कॉलेज, और फिर 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना। ये एक बहुत बड़ा कदम था। बहुत बड़ा। सुभाष चंद्र बोस ने तो ब्रह्म समाज को युगदूत तक कहा था। युगदूत यानी एक नए युग का दूत। हाँ, और ब्रह्म समाज के विचार इतने प्रभावशाली थे कि आगे चलकर इसमें वैचारिक मतभेद भी हुए, जिससे ये कई हिस्सों में बंट गया। अच्छा, ये मेंस के पर्सपेक्टिव से समझना जरूरी होगा। बिल्कुल। देखिए, 1829 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की, जो बाद में ब्रह्म समाज में ही शामिल हो गई। ओके। लेकिन 1866 में ब्रह्म समाज का पहला विभाजन हुआ। केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में भारतीय ब्रह्म समाज बना। और देवेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में जो गुट था वो आदि ब्रह्म समाज कहलाया। एकदम सही। और फिर 1878 में आगे चलकर साधारण ब्रह्म समाज की भी स्थापना हुई। तो ये विभाजन क्या दिखाते हैं? ये विभाजन दिखाते हैं कि सुधारों की गति और दिशा को लेकर समाज में कितनी गहरी बहस चल रही थी। मतलब सब सुधार तो चाहते थे, पर कैसे और कितनी तेजी से इस पर मतभेद थे। समझ गया। अब बात करते हैं एक और बहुत बड़े आंदोलन की, आर्य समाज। आर्य समाज। इसकी स्थापना 1875 में बॉम्बे में हुई थी। बाद में 1877 में इसका मुख्यालय लाहौर स्थानांतरित कर दिया गया। जी, और इसके संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनका जन्म 1824 में गुजरात में हुआ था और बचपन का नाम मूलशंकर था। उनका प्रसिद्ध नारा था, वेदों की ओर लौटो। और उनकी पुस्तकें भी बहुत प्रसिद्ध हैं, सत्यार्थ प्रकाश और वेद भाष्य भूमिका। हाँ, और उनकी दो मुख्य पहल थी, शुद्धि आंदोलन और गौ रक्षा समिति। तो आर्य समाज की विचारधारा ब्रह्म समाज से अलग कैसी थी? देखिए, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। जहां ब्रह्म समाज पर पश्चिमी तार्किकता का प्रभाव था, वहीं आर्य समाज ने भारतीय समाज की समस्याओं का हल वेदों में खोजा। मतलब एक तरह से वो भारत की जड़ों की ओर वापस जा रहे थे। हाँ, पर वर्तमान को सुधारने के लिए उन्होंने मूर्ति पूजा, जातिवाद और बाल विवाह का पुरजोर विरोध किया। और दिलचस्प बात यह है कि आर्य समाज में भी बाद में विभाजन हुआ। बिल्कुल। शिक्षा के माध्यम को लेकर दो गुट बन गए। एक DAV मतलब दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज के समर्थक, जो पश्चिमी शिक्षा के पक्ष में थे, और दूसरे गुरुकुल कांगड़ी के समर्थक, जो पारंपरिक वैदिक शिक्षा प्रणाली को मानते थे। सही। इसी दौर में मुस्लिम समाज में भी सुधार आंदोलन चल रहे थे। हाँ, बिल्कुल चल रहे थे। इनमें सबसे प्रमुख था अलीगढ़ आंदोलन। जी, जिसे सर सैयद अहमद खान ने शुरू किया था। उन्होंने 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था मुसलमानों में आधुनिक यानी पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करना, ताकि वे प्रशासन और दूसरे क्षेत्रों में आगे बढ़ सकें। हाँ, और इसके समानांतर एक और आंदोलन था, देवबंद आंदोलन, जो 1866-67 में शुरू हुआ। अच्छा। उसका जोर इस्लामी धार्मिक शिक्षा पर था। तो आप कह सकते हैं कि अलीगढ़ आधुनिकता का प्रतीक था, तो देवबंद परंपरा का। ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। बहुत दिलचस्प। तो चलिए अब अपने विश्लेषण के दूसरे हिस्से पर आते हैं, भारत में प्रेस और शिक्षा का विकास। सबसे पहले बात करते हैं प्रेस की। भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस कब आई? वो 1557 में गोवा में पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी। और पहला अंग्रेजी अखबार? वो आया 1780 में, जेम्स ऑगस्टस हिक्की का बंगाल गजेट। और पहला हिंदी अखबार? ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। हाँ, ये बहुत पूछा जाता है। वो था 1826 में, उदंत मार्तंड। तो जैसे जैसे भारतीय भाषाओं में अखबार लोकप्रिय होने लगे, वे राष्ट्रवाद और सुधार के विचारों को फैलाने का एक बड़ा माध्यम बन गए होंगे। बिल्कुल बन गए।
और इसी से ब्रिटिश सरकार चिंतित हो गई और फिर उन्होंने प्रेस को नियंत्रित करने के लिए कई कानून लाने शुरू कर दिए। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है। यहाँ से प्रीलिम्स में सीधे सवाल आते हैं। हाँ, क्रोनोलॉजी बहुत जरूरी है यहाँ। आइए इन अधिनियमों को क्रम से देखें। सबसे पहले 1799 में सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट, लॉर्ड वेलेस्ली के समय। फिर 1835 में मेटकॉफ प्रेस एक्ट, विलियम बेंटिक के समय। फिर 1857 में लाइसेंसिंग एक्ट, लॉर्ड कैनिंग के समय। और फिर आया सबसे कुख्यात एक्ट 1878 का वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट, लॉर्ड लिटन के समय। हाँ, इसे मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता था। इसका मुख्य निशाना भारतीय भाषाओं के अखबार थे जो सरकार की नीतियों की तीखी आलोचना कर रहे थे। और इसके बाद भी कानून आए 1908 और 1910 में समाचार पत्र अधिनियम, लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में। जी, पर वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब बात करते हैं शिक्षा के विकास की। आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव कैसे रखी गई? इसकी सबसे मजबूत नींव रखी 1854 के चार्ल्स वुड के डिस्पैच ने, जो लॉर्ड डलहौजी के समय आया था। उसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। बिल्कुल, और इसी की सिफारिश पर 1857 में कलकत्ता, बंबई और मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। तो वुड्स डिस्पैच का उद्देश्य क्या था? देखिए, उसका मुख्य उद्देश्य तो एक ऐसा वर्ग तैयार करना था जो प्रशासन में अंग्रेजों की मदद कर सके। लेकिन इसका एक अप्रत्याशित परिणाम भी हुआ। हाँ, इसने अनजाने में एक ऐसे शिक्षित भारतीय वर्ग को भी जन्म दिया जिसने बाद में स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया। एक क्लासिक बैकफायर था ये। इसके बाद कई आयोग और समितियां बनी। जी, 1882-83 में हंटर कमीशन, लॉर्ड रिबन के समय में। इसका मुख्य ध्यान प्राथमिक शिक्षा यानी प्राइमरी एजुकेशन पर था। फिर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, लॉर्ड कर्जन के समय। इसका उद्देश्य था विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाना, क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि ये यूनिवर्सिटीज राष्ट्रवादी विचारों के केंद्र बन रही हैं। और फिर 1917 में सैडलर आयोग, 1929 में हार्टॉग समिति और 1944 में सार्जेंट योजना। हाँ, आज का हमारा विषय है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन और राष्ट्रीय आंदोलन का उदय। हम स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखेंगे कि कैसे छोटी छोटी राजनीतिक संस्थाओं से एक अखिल भारतीय संगठन का जन्म हो। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं 1885 से भी पहले से। कांग्रेस अचानक से नहीं बनी है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी जमीन कई दशकों से तैयार हो रही थी, खासकर बंगाल में। जैसे 1836 में बनी बंग भाषा प्रकाशक सभा, ये राजा राममोहन राय के सहयोगियों ने स्थापित की थी। हाँ, और इसका मुख्य काम था सरकारी नीतियों की समीक्षा करना। आप कह सकते हैं कि ये एक तरह से संगठित राजनीतिक चेतना की पहली आहट थी। इसके बाद आई लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 में। इसे भारत की पहली राजनीतिक संस्था माना जाता है। बिल्कुल, संस्थापक थे द्वारकानाथ टैगोर, और जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसका उद्देश्य था जमींदारों के हितों की रक्षा करना। बहुत ही सीमित दायरा था। फिर 1851 में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बनी, जो लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को मिलाकर बनी थी। और यहाँ एक छोटा सा बदलाव आया। इसने पहली बार महसूस किया कि सिर्फ जमींदारों के नहीं बल्कि थोड़े व्यापक भारतीय हितों के लिए आवाज उठानी होगी। और फिर आया एक मील का पत्थर 1876 में, इंडियन एसोसिएशन। हाँ, ये बहुत जरूरी है। संस्थापक थे सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस। इसका लक्ष्य था एक मजबूत जनमत तैयार करना और पढ़े लिखे मध्य वर्ग को एक राजनीतिक मंच देना। इसे कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था भी कहा जाता है। बिल्कुल। व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज द एवोल्यूशन। हम देख सकते हैं कि कैसे संगठनों का दायरा वो सीमित स्वार्थों से, यानी जमींदारों के हितों से बढ़कर व्यापक राष्ट्रीय हितों की ओर बढ़ रहा था। और बंगाल ही उस समय केंद्र क्यों था? क्योंकि वहीं ब्रिटिश सत्ता का मुख्यालय था और वहीं सबसे पहले आधुनिक शिक्षा का प्रसार हुआ। अच्छा, बंगाल के साथ साथ बॉम्बे और मद्रास में भी ऐसी ही कोशिशें हो रही थी? हाँ, जैसे 1852 में दादा भाई नौरोजी ने बॉम्बे एसोसिएशन बनाई। फिर 1870 में पूना सार्वजनिक सभा, जिसे एमजी रानडे और जीवी जोशी ने स्थापित किया। सही। और 1884 में मद्रास महाजन सभा। लंदन में भी तो कुछ हो रहा था। हाँ,
दादा भाई नौरोजी ने 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की ताकि ब्रिटिश जनता और संसद को सीधे भारत की समस्याओं से अवगत कराया जा सके। मतलब ये सब अपनी अपनी जगह प्रयास कर रहे थे। हाँ, और यहाँ एक पैटर्न है, ये सभी संगठन पढ़े लिखे शहरी अभिजात वर्ग द्वारा बनाए गए थे और इनका तरीका था याचिकाओं और प्रार्थना पत्रों के जरिए सरकार तक अपनी बात पहुंचाना। बिल्कुल, ये क्षेत्रीय थे, लेकिन इन्होंने एक अखिल भारतीय मंच की जरूरत को स्थापित कर दिया। और इसी जरूरत से जन्म हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। Here's where it gets really interesting। हाँ, 28 दिसंबर 1885 बॉम्बे का गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। संस्थापक थे A.O. ह्यूम, एक रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट। हाँ, और पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। उस समय वाइसरॉय थे लॉर्ड डफरिन। पहले अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अब देखिए, कांग्रेस की स्थापना को लेकर दो सिद्धांत बहुत चर्चित हैं। एक है सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। अच्छा, ये क्या है? इसके अनुसार ह्यूम ने डफरिन के इशारे पर कांग्रेस की स्थापना की ताकि भारतीयों का जो बढ़ता असंतोष है वो एक सुरक्षित मंच से बाहर निकल जाए और कोई 1857 जैसा बड़ा विद्रोह ना हो। मतलब एक प्रेशर कुकर के वाल्व के तरह। बिल्कुल, लेकिन दूसरा सिद्धांत है लाइटनिंग कंडक्टर का। ये इसका उल्टा लगता है। हाँ, इसके मुताबिक शुरुआती भारतीय राष्ट्रवादियों ने ह्यूम का इस्तेमाल एक ढाल की तरह किया ताकि ब्रिटिश सरकार की तरफ से सीधे विरोध का सामना ना करना पड़े। अच्छा, तो सच शायद इन दोनों के बीच में कहीं है। शायद। तो कांग्रेस के शुरुआती 20 साल उदारवादी चरण कहलाते हैं। दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले जैसे नेता ये ब्रिटिश न्यायप्रियता में विश्वास रखते थे और संवैधानिक सुधारों की मांग करते थे। हाँ, बिल्कुल। लेकिन एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। बंगाल का विभाजन 1905। वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल के विभाजन की घोषणा की, जो 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ। सरकारी तर्क था प्रशासनिक सुविधा कि बंगाल बहुत बड़ा है, प्रशासन चलाना मुश्किल है। पर असली मकसद तो कुछ और ही था, है ना? बिल्कुल, असली मकसद था बंगाल को जो राष्ट्रवाद का गढ़ था उसे हिंदू और मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में बांटकर उसकी एकता को तोड़ना। मतलब फूट डालो और राज करो की नीति। इफ यू कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, ये उस नीति का सबसे बड़ा उदाहरण था। और इसने उदारवादी नेताओं की याचिकाओं वाली राजनीति की सीमाओं को उजागर कर दिया। और यहीं से एक नए उग्रवादी या गरमपंथी धड़े का जन्म हुआ। बिल्कुल। तो बंगाल विभाजन की प्रतिक्रिया में 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई। हाँ, कलकत्ता के टाउन हॉल में। इसकी मुख्य गतिविधियां क्या थीं? विदेशी सामान का बहिष्कार, स्वदेशी चीजों को अपनाना, राष्ट्रीय शिक्षा के लिए बंगाल नेशनल कॉलेज जैसे संस्थानों की स्थापना। और ये आंदोलन सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रहा। नहीं, तिलक ने इसे महाराष्ट्र में, लाला लाजपत राय ने पंजाब में और सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में नेतृत्व प्रदान किया। तो ये भारत का पहला जन आंदोलन था। सही मायनों में। हाँ, इसने संघर्ष को कुछ शिक्षित लोगों के दायरे से निकालकर आम जनता तक पहुंचाया। और इसी माहौल में 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कांग्रेस ने पहली बार स्वराज का लक्ष्य घोषित किया। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था। अब सिर्फ सुधार नहीं, स्वशासन चाहिए था। इसी दौरान ब्रिटिश नीतियों के परिणाम स्वरूप 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, आगा खां और सलीमुल्लाह खान के नेतृत्व में। और अगले ही साल कांग्रेस के अंदर का मतभेद खुलकर सामने आ गया। सूरत अधिवेशन 1907। हाँ, अध्यक्ष पद और आंदोलन के तरीकों को लेकर नरम दल और गरम दल में मतभेद इतना बड़ा कि कांग्रेस 2 हिस्सों में टूट गई। इसे सूरत फूट कहते हैं। और इस विभाजन ने राष्ट्रीय आंदोलन को कुछ वर्षों के लिए कह सकते हैं कि कमजोर कर दिया। अंग्रेजों ने इसका फायदा उठाया होगा। बिल्कुल। सूरत फूट के बाद ब्रिटिश सरकार ने गरम दल के नेताओं पर कड़ा प्रहार किया। तिलक को जेल भेज दिया गया। और इसी दौर में जब मुख्यधारा की राजनीति में एक शून्य सा आ गया था, तब क्रांतिकारी गतिविधियां तेज हुई। हाँ, अनुशीलन समिति और अभिनव भारत जैसे संगठन इसी समय बहुत सक्रिय हुए। स्वदेशी आंदोलन का दबाव इतना था कि 1911 में दिल्ली दरबार में ब्रिटिश सरकार को बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा करनी पड़ी। ये राष्ट्रवादियों की एक बहुत बड़ी जीत थी। लेकिन साथ ही भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई। और ये एक सोची समझी चाल थी, बंगाल के राजनीतिक महत्व को कम करने की एक कोशिश। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम 1916 में हुआ, लखनऊ अधिवेशन। अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। इस अधिवेशन में 2 ऐतिहासिक घटनाएं हुई। पहली,
गरम दल और नरम दल फिर से एक हो गए, जो 9 साल से अलग थे। हाँ, और दूसरी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, जिसमें दोनों ने मिलकर सरकार के सामने साझा मांगे रखने का फैसला किया। ये तो उस समय हिंदू मुस्लिम एकता की एक मिसाल बना होगा। बिल्कुल, इसने राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई ऊर्जा दी। लेकिन इस समझौते में कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल यानी सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग को स्वीकार कर लेना, वो एक ऐसी भूल साबित हुई जिसके दूरगामी नकारात्मक परिणाम हुए। और ये वो दौर था जब असहयोग आंदोलन के बाद एक राजनीतिक खालीपन सा आ गया था, एक वैक्यूम। हाँ, एक वैक्यूम। और इस खालीपन ने 2 बिल्कुल अलग अलग रास्तों को जन्म दिया। एक रास्ता था संसदीय राजनीति का और दूसरा था क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का। तो कहानी की शुरुआत होती है 1922 की एक बड़ी घटना से, चौरी चौरा कांड। हाँ, चौरी चौरा कांड। 5 फरवरी 1922 गोरखपुर उत्तर प्रदेश का एक कस्बा चौरी चौरा। यहाँ भगवान अहीर के नेतृत्व में एक जुलूस और पुलिस के बीच झड़प हुई और बात बहुत बढ़ गई। गुस्से में भीड़ ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई। ये घटना गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांत के बिल्कुल खिलाफ थी। और इसका तत्काल परिणाम क्या हुआ, इसके इमीडिएट रिएक्शन क्या था? 12 फरवरी 1922 को बारदोली में कांग्रेस की बैठक हुई और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा कर दी। बस एक घटना पर। हाँ, इसका शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट तो ये हुआ कि कई राष्ट्रवादी नेताओं में जबरदस्त निराशा फैल गई। लेकिन लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट वो बहुत गहरा था। इसने कांग्रेस के अंदर ही एक नई बहस छेड़ दी कि अब आगे का रास्ता क्या हो। और फिर 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। जी, और उन्हें 6 साल की सजा सुनाई गई। तो अब गांधी जी जेल में हैं, आंदोलन खत्म हो चुका है। ऐसे में कांग्रेस के भीतर जो वैचारिक मतभेद थे वो तो और बढ़ गए होंगे। बिल्कुल। दिसंबर 1922 के गया अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे, ये मतभेद खुलकर सामने आए। 2 गुट बन गए। कौन कौन से? एक थे अपरिवर्तनवादी यानी नो चेंजर्स। ये गांधीवादी रास्ते पर ही चलना चाहते थे और विधान परिषदों के चुनाव का बहिष्कार जारी रखना चाहते थे। और दूसरे थे परिवर्तनवादी, प्रो चेंजर्स। इनका नेतृत्व CR दास और मोतीलाल नेहरू कर रहे थे। इनका क्या मानना था? इनका मानना था कि हमें विधान परिषदों में प्रवेश करके अंदर से ब्रिटिश सरकार के काम में बाधा डालनी चाहिए, एक तरह से सिस्टम में घुसकर सिस्टम से लड़ना। और इसी बहस से स्वराज पार्टी का जन्म हुआ। बिल्कुल। जब गया अधिवेशन में उनका प्रस्ताव गिर गया तो मार्च 1923 में CR दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की, जो बाद में स्वराज पार्टी कहलाई। तो ये एक बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट था। बहुत बड़ा। बहिष्कार की राजनीति से भागीदारी और बाधा की राजनीति की ओर। इसने दिखाया कि स्वतंत्रता आंदोलन सिर्फ एक ही रणनीति पर निर्भर नहीं था, बल्कि अलग अलग रणनीतियां एक साथ चल रही थीं। अच्छा, तो एक तरफ स्वराज पार्टी संसदीय रास्ता अपना रही थी, तो दूसरी तरफ जो युवा निराश हुए थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्रांति का रास्ता चुना। मतलब एक बिल्कुल ही अलग दिशा। हाँ, असहयोग आंदोलन की वापसी से जो युवा निराश थे, उन्हें लगा कि अहिंसा से आजादी नहीं मिलेगी। और इसी सोच के साथ 1924 में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA की स्थापना हुई। इसके मुख्य लोग कौन थे? इसके नेतृत्वकर्ता थे शचीन्द्रनाथ सान्याल, रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जैसे युवा क्रांतिकारी इससे जुड़े। अच्छा, तो HRA का उद्देश्य क्या था? उनका उद्देश्य था सशस्त्र क्रांति के जरिए भारत में एक संघीय गणराज्य की स्थापना करना। फेडरल रिपब्लिक ऑफ इंडिया। जी, ये दिखाता है कि स्वतंत्रता संग्राम में अब एक मिलिटेंसी और अर्जेंसी आ रही थी। इसी दौर में एक और विचारधारा, साम्यवाद, का भी तो प्रभाव बढ़ रहा था। हाँ, और सरकार उसे दबाने की पूरी कोशिश कर रही थी, जैसे 1924 के कानपुर षड्यंत्र केस और फिर 1929 के मेरठ षड्यंत्र केस से पता चलता है। लेकिन विचार तो नहीं दबते? बिल्कुल नहीं। 1925 में कानपुर में ही MN रॉय द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना इसी बढ़ते प्रभाव का प्रतीक थी। तो अब क्रांतिकारी आंदोलन भी समय के साथ इवोल्व हो रहा था, बदल रहा था। हाँ, बिल्कुल। 1926 में भगत सिंह, छबील दास और यशपाल ने पंजाब में पंजाब नौजवान सभा की स्थापना की। इसका मकसद क्या था? इसका मकसद सिर्फ क्रांति करना नहीं था, बल्कि
युवाओं में राजनीतिक चेतना जगाना था। और फिर आया 1928, एक टर्निंग पॉइंट। हाँ, 1928 एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। साइमन कमीशन के विरोध में लाहौर में हुए लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हुए और 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। जी, इस घटना ने पूरे देश में और खासकर क्रांतिकारियों में जबरदस्त आक्रोश भर दिया। और इसी का बदला लेने के लिए सॉन्डर्स की हत्या की गई। ठीक एक महीने बाद 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु ने सॉन्डर्स की हत्या कर दी। ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी। नहीं, ये ब्रिटिश साम्राज्य के सम्मान पर, उनके इकबाल पर सीधा प्रहार था। इसी बीच एचआरए का नाम भी बदला गया। इसका क्या महत्व था? ये बहुत महत्वपूर्ण है। 10 सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में एचआरए का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA कर दिया गया। सोशलिस्ट शब्द जुड़ गया। हाँ, और इस सोशलिस्ट शब्द का जुड़ना बहुत महत्वपूर्ण है। ये भगत सिंह जैसे नेताओं के वैचारिक विकास को दिखाता है। मतलब अब लक्ष्य सिर्फ राजनीति आजादी नहीं था। नहीं, अब लक्ष्य एक समाजवादी गणराज्य की स्थापना था, जहां मजदूरों और किसानों का राज हो। फिर 1929 का साल आया, जो क्रांतिकारी घटनाओं से भरा हुआ था। पूरी तरह से 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका। लेकिन उनका मकसद किसी को मारना नहीं था ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका मकसद था, जैसा उन्होंने खुद कहा, बहरों को सुनाना। और वो बहरे कौन थे? ब्रिटिश सरकार। वो पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल का विरोध कर रहे थे। ये ऐसे कानून थे जो नागरिकों और मजदूरों के अधिकारों को छीनने वाले थे। और इसके बाद लाहौर षड्यंत्र केस शुरू हुआ। जी, इस केस के दौरान जेल में क्रांतिकारियों ने राजनीतिक कैदियों के अधिकारों के लिए भूख हड़ताल की। एक ऐतिहासिक भूख हड़ताल। हाँ, और इसी हड़ताल में 64 दिनों के अनशन के बाद 13 दिसंबर 1929 को जतिन दास शहीद हो गए। 64 दिन? जी, 64 दिन। उनके इस बलिदान ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। इसी दौरान मजदूर आंदोलन भी तो संगठित हो रहा था। हाँ, हो रहा था। 1920 में AITUC यानी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी। हाँ, और आज हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उन 20 सालों की बात करेंगे, 1927 से 1947 तक, जहां हर घटना अगली घटना की वजह बन रही थी। बिल्कुल। तो कहानी शुरू होती है 1927 से साइमन कमीशन के गठन के साथ। इसका मकसद था 1919 के एक्ट की समीक्षा करना। लेकिन यहाँ एक बात मुझे हमेशा अजीब लगती है। अंग्रेजों को पता था कि भारतीय अपनी सरकार में ज्यादा हिस्सेदारी चाहते हैं, फिर भी उन्होंने एक ऐसी कमेटी बनाई जिसमें सातों के सातों सदस्य अंग्रेज थे, एक भी भारतीय नहीं। क्या वो जानबूझकर उकसा रहे थे? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ये एरोगेंस और पॉलिटिकल मिसकैलकुलेशन का मिला जुला रूप था। अच्छा। ब्रिटिश हुकूमत ये मानकर चल रही थी कि भारतीय अभी खुद पर शासन करने के काबिल नहीं है और उनके भविष्य का फैसला वो सिर्फ अंग्रेजी कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने इस बात को कम आंका कि ये भारतीयों के आत्मसम्मान पर कितनी बड़ी चोट होगी। बिल्कुल। नतीजा ये हुआ कि जो पार्टियां आपस में लड़ रही थीं, जैसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग, वो सब इस अपमान के खिलाफ एकजुट हो गईं। और फिर साइमन गो बैक के नारे पूरे देश में गूंजने लगे। हाँ। और इसी विरोध के जवाब में अंग्रेजों ने एक चुनौती फेंक दी है ना, कि अगर आप में काबिलियत है तो खुद एक संविधान बनाकर दिखाओ जो सबको मंजूर हो। हाँ, और इस चुनौती का जवाब थी 1928 की नेहरू रिपोर्ट, जिसे मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय कमेटी ने तैयार किया था। ये रिपोर्ट भारत के इतिहास में एक मील का पत्थर है। यकीनन, क्योंकि ये भारतीयों द्वारा अपने देश के लिए संविधान बनाने का पहला बड़ा प्रयास था। इसमें डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी, यानी ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर ही स्वशासन, पूरी आजादी नहीं। सही। लेकिन यहीं से कांग्रेस के अंदर भी एक टकराव शुरू हो गया था। जो युवा नेता थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, बिल्कुल, वो इस डोमिनियन स्टेटस की खैरात से खुश नहीं थे। वो कह रहे थे कि अब आधा अधूरा कुछ नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। हाँ, ये एक पीढ़ी का संघर्ष था। पुराने नेता समझौते के रास्ते पे चलना चाहते थे, जबकि युवा पीढ़ी अब इंतजार करने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। और इसी खींचतान और दबाव का नतीजा था कांग्रेस का दिसंबर 1929 का ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन। रावी नदी के तट पर। हाँ, जहां जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पहली बार पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया गया। और ये तय हुआ
कि 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। अच्छा, यही वो तारीख है जिसकी ऐतिहासिक अहमियत को जिंदा रखने के लिए हमने अपने संविधान को, जो नवंबर 1949 में ही तैयार हो गया था, उसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया। बिल्कुल, ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये एक भावना का प्रतीक है। पूर्ण स्वराज की घोषणा तो हो गई, लेकिन अब इसे जमीन पर उतारने के लिए एक बड़े आंदोलन की जरूरत थी। और यहीं गांधी जी फिर से सामने आते हैं अपनी 11 सूत्री मांगों और दांडी मार्च के साथ। देखिए, दांडी मार्च का जीनियस ये नहीं था कि वो सिर्फ नमक कानून तोड़ रहा था। तो फिर क्या था? उसका असली जीनियस ये था कि गांधी जी ने एक ऐसी चीज चुनी, नमक, जो हर भारतीय की रसोई का हिस्सा थी, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, अमीर हो या गरीब। सही बात है। उन्होंने आजादी की लड़ाई को संविधान की भारी भरकम बहसों से निकालकर आम आदमी के चूल्हे तक पहुंचा दिया। ये पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन का एक मास्टर स्ट्रोक था। और इसमें महिलाओं की भागीदारी तो अभूतपूर्व थी। बिल्कुल। आंदोलन इतना बड़ा हो गया कि अंग्रेजों को बातचीत की मेज पर आना ही पड़ा, और यहीं से गोलमेज सम्मेलनों का दौर शुरू होता है। हाँ, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस का। पहले सम्मेलन में कांग्रेस करी नहीं, तो वो एक तरह से अधूरा ही रहा। हाँ, अंग्रेजों को समझ आ गया कि भारत की सबसे बड़ी पार्टी के बिना भारत के भविष्य पर कोई बात नहीं हो सकती। इसलिए उन्होंने गांधी इरविन समझौते के जरिए कांग्रेस को दूसरे सम्मेलन के लिए मनाया, 5 मार्च 1931 को। इस पैक्ट में सरकार ने राजनीतिक कैदियों को छोड़ने की बात मानी और कांग्रेस ने आंदोलन स्थगित करके लंदन जाने पर सहमति दी। बिल्कुल। लेकिन दूसरा गोलमेज सम्मेलन भी फेल हो गया, और इसकी मुख्य वजह थी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का मुद्दा। हाँ, खासकर दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन को लेके। रैमजी मैकडॉनल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत यानी कम्युनल अवार्ड की घोषणा कर दी, जिसमें दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचक मंडल का प्रावधान था। हाँ। इस पर गांधी जी ने पुणे की यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। यहाँ पर कई लोगों को कंफ्यूजन होता है। क्या आप सरल भाषा में समझा सकते हैं कि अलग निर्वाचक मंडल और आरक्षित सीटों में क्या फर्क था, और गांधी जी पहले वाले का विरोध क्यों कर रहे थे? ये बहुत जरूरी सवाल है और प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए क्रिटिकल है। देखिए, सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब था कि किसी सीट पर दलित उम्मीदवार को सिर्फ दलित वोटर ही चुनेंगे। अच्छा। गांधी जी का मानना था कि इससे दलित वर्ग राजनीतिक रूप से हमेशा के लिए बाकी हिंदू समाज से कट जाएगा। मतलब ये समाज को बांटने की एक स्थायी व्यवस्था बन जाएगी। बिल्कुल। इसके उलट 26 सितंबर 1932 को हुए पूना पैक्ट में जो रिजर्व्ड सीट्स की व्यवस्था तय हुई, उसका मतलब था कि सीट तो दलित उम्मीदवार के लिए आरक्षित होगी, लेकिन उस पर वोट उस क्षेत्र के सभी वोटर डालेंगे, दलित और गैर दलित दोनों। हाँ, इससे उम्मीदवार की जवाबदेही पूरे समाज के प्रति बनी रहती। इस समझौते में दलितों के लिए आरक्षित सीटें 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई। तो ये एक बहुत बड़ा समझौता था जिसने भारतीय राजनीति की दिशा ही बदल दी। खैर, तीसरा गोलमेज सम्मेलन भी कांग्रेस के बिना ही हुआ। तो क्या इन तीनों सम्मेलनों की सारी मेहनत बेकार गई? नहीं, मेहनत बेकार नहीं गई। इन्हीं तीनों सम्मेलनों की चर्चाओं के आधार पर भारत शासन अधिनियम 1935 का ब्लूप्रिंट तैयार हुआ। अच्छा, 1935 का एक्ट। हाँ, ये एक्ट एक मील का पत्थर था जिसके आधार पर 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए। इन चुनावों में कांग्रेस को जबरदस्त सफलता मिली और उसने कई प्रांतों में अपनी सरकारें बनाई। ये एक तरह से आजादी से पहले देश चलाने की एक बड़ी रिहर्सल थी। सही कहा। लेकिन ये सरकारें सिर्फ 28 महीने ही चली। हाँ, क्योंकि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया और वायसरॉय ने भारतीय नेताओं से बिना पूछे भारत को युद्ध में शामिल कर दिया। ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका था। बहुत बड़ा। उन्होंने कहा कि हम एक साम्राज्य को बचाने के लिए नहीं लड़ सकते जो हमें ही गुलाम बनाए हुए, और इसके विरोध में सभी कांग्रेसी सरकारों ने इस्तीफा दे दिया। और ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। यकीनन। कांग्रेस के इस्तीफे से जो राजनीतिक खालीपन पैदा हुआ, मुस्लिम लीग ने उसका पूरा फायदा उठाया। बिल्कुल। इसी मौके का फायदा उठाकर मार्च 1940 में मुस्लिम लीग ने अपने लाहौर अधिवेशन में पहली बार एक अलग राष्ट्र यानी पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव पास कर दिया। जो मांग अब तक दबी हुई थी वो अब खुलकर सामने आ गई। हाँ। उधर अंग्रेज युद्ध में फंसे थे और उन्हें भारतीयों का सहयोग चाहिए था। इसी के लिए पहले 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया और फिर 1942 में क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया। दोनों ही क्यों फेल हो गए? दोनों इसलिए फेल हुए क्योंकि वो भविष्य के वादे कर रहे थे।
दोनों में कहा गया कि युद्ध के बाद हम भारत को डोमिनियन स्टेटस और संविधान सभा बनाने का अधिकार देंगे। लेकिन कांग्रेस का कहना था कि हमें भविष्य के वादे नहीं, अभी तत्काल सत्ता का हस्तांतरण चाहिए। बिल्कुल। गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को मशहूर रूप से अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ फेलिंग बैंक कहा था। यानी एक डूबते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक। हाँ। क्रिप्स मिशन की असफलता ने यह साफ कर दिया कि अब अंग्रेजों से बातचीत करके कुछ हासिल नहीं होगा। और इसी निराशा और गुस्से की जमीन पर भारत छोड़ो आंदोलन की नींव रखी गई। 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से, जहां गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। लेकिन अंग्रेज इस बार तैयार थे। अगली ही सुबह गांधी जी समेत सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। हाँ, उन्हें लगा कि आंदोलन शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा, पर हुआ इसका ठीक उल्टा। ये आंदोलन एक नेतृत्व विहीन स्वतः स्फूर्त आंदोलन बन गया जो पूरे देश में आग की तरफ फैल गया। इस आंदोलन की सबसे बड़ी खासियत थी समानांतर सरकारों का गठन। बलिया, सतारा, मिदनापुर जैसी जगहों पर लोगों ने ब्रिटिश प्रशासन को उखाड़ फेंका और अपनी सरकारें बना ली। अच्छा। वहीं दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के साथ भारत के बाहर से एक दूसरा मोर्चा खोल रखा था। उनके तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा के नारे ने अंग्रेजों पर मनोवैज्ञानिक दबाव और बढ़ा दिया था। वैसे इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी विस्तृत पीडीएफ और स्टडी मटेरियल जॉब आयोग वेबसाइट पर मिल सकते हैं। उससे रिवीजन और भी पक्का हो जाएगा। युद्ध खत्म होने के बाद 1945 में ब्रिटेन में सरकार बदल गई। लेबर पार्टी सत्ता में आई, जो भारत की आजादी के प्रति ज्यादा सहानुभूति रखती थी। उन्होंने 1946 में सत्ता हस्तांतरण का रास्ता निकालने के लिए कैबिनेट मिशन भारत भेजा। क्या ये एक संयुक्त भारत के लिए आखिरी मौका था? निश्चित रूप से ये आखिरी गंभीर प्रयास था। कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की सीधी मांग को खारिज कर दिया। अच्छा। और एक ऐसे ढीले ढाले संघ का प्रस्ताव रखा जिसमें केंद्र के पास सिर्फ रक्षा, विदेश मामले और संचार जैसे विषय होते। तो फिर ये फेल क्यों हो गया? कहाँ गलती हुई? गलती व्याख्या को लेकर हुई। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने प्लान की अपने अपने हिसाब से व्याख्या की। मतलब विश्वास की कमी थी। हाँ, विश्वास पूरी तरह खत्म हो चुका था, इसलिए कोई भी समझौता काम नहीं करता। मिशन की विफलता के बाद जिन्ना ने अपनी मांग मनवाने के लिए दबाव बनाने का फैसला किया और उन्होंने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस यानी डायरेक्ट एक्शन डे का आह्वान किया। ये शायद भारतीय इतिहास के सबसे काले दिनों में से एक था। हाँ, इसके बाद कलकत्ता और देश के दूसरे हिस्सों में जो भयानक सांप्रदायिक दंगे हुए, उन्होंने ये साफ कर दिया कि अब भारत को एकजुट रखना लगभग नामुमकिन है। हजारों लोग मारे गए। माहौल इतना जहरीला हो गया था कि साथ मिलकर सरकार चलाना भी असंभव हो गया। जैसा कि अंतरिम सरकार में देखने को मिला। और इसी बिगड़ते माहौल के बीच मार्च 1947 में भारत के आखिरी वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन आते हैं। माउंटबेटन बहुत तेजी से इस नतीजे पर पहुंचे कि अब विभाजन को टाला नहीं जा सकता। उन्होंने कांग्रेस और लीग के नेताओं को मना लिया कि एक खूनी गृह युद्ध से बेहतर एक परिकल्पित बंटवारा है। हाँ, और 3 जून 1947 को उन्होंने अपनी योजना पेश की, जिसे माउंटबेटन योजना कहा जाता है। इसमें भारत और पाकिस्तान के रूप में 2 देश बनाने और बंगाल पंजाब के बंटवारे का प्रावधान था। और इसी योजना को कानूनी रूप देने के लिए ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया। और आखिरकार 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया, लेकिन एक भारी कीमत चुकाकर। बिल्कुल, ये एक ऐसी आजादी थी जिस पर बंटवारे का साया था। लाखों लोग बेघर हुए और लाखों मारे गए। ये एक जीत भी थी और एक ट्रेजेडी भी। भारत में गवर्नर जनरल और वाइसराय के पद के विकास को स्टेप बाय स्टेप समझना। एकदम शुरुआत से। हाँ, बिल्कुल शुरुआत से देखेंगे कि घटनाएं किस क्रम में हुई और कैसे एक साल में लिए गए फैसले ने आने वाले कई सालों की दिशा तय कर दी। चलिए इस दिलचस्प सफर को शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो कहानी शुरू होती है बंगाल से और पहले किरदार है लॉर्ड क्लाइव। इनका कार्यकाल 2 हिस्सों में था, लेकिन सबसे बड़ा मोड़ आया 1765 में। हाँ, 1765, जब इन्होंने बंगाल में द्वैध शासन यानी ड्यूअल गवर्नमेंट लागू किया। द्वैध शासन ये एक बहुत ही चालाकी भरी व्यवस्था थी। अच्छा। इसका मतलब था कि प्रशासन और कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी तो नवाब के पास थी, लेकिन दीवानी यानी टैक्स और रेवेन्यू वसूलने का सारा अधिकार और असली शक्ति वो कंपनी के हाथों में आ गई थी। मतलब जिम्मेदारी नवाब की और मलाई कंपनी की। बिल्कुल।
इसका सीधा असर ये हुआ कि जिम्मेदारी किसी की नहीं थी और कंपनी ने बंगाल का आर्थिक शोषण शुरू कर दिया। इस व्यवस्था ने जो प्रशासनिक अराजकता पैदा की, उसी की वजह से ब्रिटिश संसद को दखल देना पड़ा। और उसी दखल के बाद आते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स, हाँ, जो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने। 1772 में इन्होंने आते ही द्वैध शासन को खत्म कर दिया और फिर 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ। रेगुलेटिंग एक्ट एक लैंडमार्क इवेंट है। ये ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को नियंत्रित करने की पहली कोशिश थी। और इसी एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट भी बना। हाँ, 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पी। इसने भारत में एक नए पावर स्ट्रक्चर को जन्म दिया। कैसा पावर स्ट्रक्चर? जहां गवर्नर जनरल की काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट के बीच अक्सर अधिकारों को लेकर टकराव होता था। ये दिखाता है कि कैसे एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश ने एक नई लीगल और पॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सिटी पैदा कर दी। अच्छा, ये तो दिलचस्प है। बिल्कुल। इसके बाद आते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिन्हें भारत में सिविल सेवा और पुलिस सेवा का जन्मदाता कहा जाता है। हाँ। 1793 में इन्होंने स्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट व्यवस्था लागू की। देखिए, स्थायी बंदोबस्त को समझने से लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स पर मेंस का एक पूरा सवाल तैयार हो जाता है। सही बात है। इसका मकसद तो था कंपनी के लिए एक तय और स्थायी आमदनी सुनिश्चित करना, लेकिन इसका जो लॉन्ग टर्म असर हुआ वो बहुत विनाशकारी हुआ। कैसे? इसने जमींदारों को जमीन का मालिक बना दिया और किसानों को महज किराएदार। इससे ग्रामीण भारत की पूरी सामाजिक और आर्थिक संरचना ही बदल गई, जिसका असर दशकों तक बल्कि सदियों तक महसूस किया गया। और फिर आते हैं लॉर्ड वेलेस्ली, जिनकी सहायक संधि प्रणाली यानी सब्सिडरी अलायंस ने तो भारत का नक्शा ही बदल दिया। हैदराबाद, मैसूर, अवध, पेशवा, एक के बाद एक कई रियासतें इसका हिस्सा बनी। सहायक संधि सुनने में संधि या ट्रीटी लगती है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन असल में ये बिना युद्ध के किसी राज्य को हड़पने का एक तरीका था, एक बहुत ही क्लेवर तरीका। वो कैसे? जो भी रियासत इस पर दस्तखत करती, उसे अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, कंपनी की सेना रखनी पड़ती थी। अच्छा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ये हुआ कि भारतीय रियासतों ने अपनी संप्रभुता, अपनी सॉवरेनिटी खो दी और वो पूरी तरह से अंग्रेजों पर निर्भर हो गईं। इसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को अभूतपूर्व विस्तार दिया। तो अब हम समय में थोड़ा आगे चलते हैं, 20वीं सदी में आते हैं। लॉर्ड अर्विन का कार्यकाल 1926 से 31 तक। ये भारतीय राष्ट्रवाद के उफान का दौर था। बिल्कुल। 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति, 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा, 1930 में दांडी मार्च और 1931 में गांधी इरविन समझौता। मतलब एक के बाद एक बड़ी घटनाएं। और यहाँ कॉज एंड इफेक्ट बिल्कुल साफ दिखता है। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य का न होना, वो तो सबसे बड़ी वजह थी। हाँ, वही राष्ट्रव्यापी विरोध का कारण बना। इसी विरोध की ऊर्जा से कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य अपनाया और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, जिसकी शुरुआत दांडी मार्च से हुई। और इस आंदोलन का दबाव इतना जबरदस्त था कि ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा और गांधी इरविन समझौता हुआ। हर एक्शन का एक इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन था। इसके बाद आता है लॉर्ड लिनलिथगो का लंबा कार्यकाल 1936 से 44 तक, जो दूसरे विश्व युद्ध के साये में बीता। हाँ। क्रिप्स मिशन और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 इस दौर की सबसे बड़ी घटनाएं थीं। बिल्कुल। जब भारतीयों से पूछे बिना भारत को विश्व युद्ध में शामिल कर लिया गया, तो कांग्रेस ने प्रांतीय सरकारों से इस्तीफा दे दिया। एक पॉलिटिकल डेडलॉक बन गया था। हाँ, और इस डेडलॉक को तोड़ने के लिए अगस्त प्रस्ताव और फिर क्रिप्स मिशन भेजे गए। जब ये दोनों मिशन भारतीयों की स्वराज की मांग को पूरा करने में असफल रहे, तो उसका सीधा परिणाम करो या मरो, भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में सामने आया। करो या मरो। और देखिए, अब आजादी के ठीक पहले का दौर, लॉर्ड वेवल 1944 से 47, हाँ, शिमला सम्मेलन और कैबिनेट मिशन 1946, इनके जरिए एक संयुक्त भारत के लिए समाधान खोजने की आखिरी कोशिशें हुई। ये समाधान खोजने की ब्रिटिश सरकार की अंतिम और शायद सबसे गंभीर कोशिशें थी, लेकिन वो भी सफल नहीं हो पाई। नहीं। कैबिनेट मिशन की विफलता और उसके बाद मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा ने ये लगभग तय कर दिया कि भारत का विभाजन अब टाला नहीं जा सकता। और अंत में आते हैं भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 48। हाँ, द फाइनल मैन।
इन्होंने 3 जून 1947 को भारत विभाजन की योजना पेश की, जिसे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के रूप में ब्रिटिश संसद ने पारित किया। और 15 अगस्त 1947 को सत्ता का हस्तांतरण हुआ। माउंटबेटन का मुख्य कार्य विभाजन और सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया को तेजी से पूरा करना था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम वो ऐतिहासिक दस्तावेज था जिसने ब्रिटिश संसद के भारत पर अधिकार को कानूनी रूप से समाप्त किया और भारत और पाकिस्तान को 2 स्वतंत्र राष्ट्रों के रूप में मान्यता दी। बिल्कुल। इस तरह जो सफर 1757 में एक कंपनी के गवर्नर से शुरू हुआ था, वो 1947 में एक विशाल साम्राज्य के वॉइसराय पर आकर खत्म हुआ। इस क्लास को एक बार और ध्यान से देखें, सारे कॉन्सेप्ट्स आपस में जुड़ जाएंगे और जवाब खुद ब खुद साफ हो जाएगा। ऑल द बेस्ट। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलें।